हेलो। सो वेलकम टू जियो लाइन शो। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर जय पुरोहित। एंड आज हम उनसे काफ़ी ज़्यादा उनके जो बिजनेस के रिलेटेड बातें करने वाले हैं। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। यस, प्लीज़ आप अपना थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन हमको दीजिए। सो मेरा नाम जय पुरोहित है एंड आई एम द ओनर ऑफ विनायक ग्रुप गांधीनगर। सो वी आर अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म इन गांधीनगर इन जनरल। हमारा बिजनेस जो है वो 1990 से चल रहा है। मतलब मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे 1990 में। देन उन्होंने 2002 में विनायक ब्रांड नेम का एस्टेब्लिशमेंट किया, वेयर वी वर जस्ट अ रियल एस्टेट एजेंसी। फिर 2009-10 में वी बिकेम अ स्मॉल पार्टनर विथ ब्रांड नेम इन गांधीनगर एज अ डेवलपर। एंड देन इन 2016 वी एस्टेब्लिश्ड अवर नेम विनायक ग्रुप, जो हमको प्रीमियम सेगमेंट में 3 BHK 4 BHK एंड 2 BHK के अपार्टमेंट्स बनाती है। प्लस वी हैव अ कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो ओवरऑल पूरे गांधीनगर में वी आर नोन एज अ डेवलपर। एंड मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ, सो माय नेम इज़ जय पुरोहित एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है। एंड आई ऑल्सो मेक लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड वेबिन आई also take webinars, plus I'm also a professor with some institutes where I teach sales marketing. So पूरा क्लस्टर है, बिजनेस भी है, एजुकेशन भी, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई पर्सनली डू। ओके, ओके। एंड आपका जो इन्फ्लुएंसिंग का जो बिजनेस है एंड सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप इन्फ्लुएंसिंग का पार्ट आपको बिजनेस में कैसे हेल्प करता है, कितना हेल्प करता है? सो फॉर मी पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बिजनेस ब्रांडिंग होता है और एक पर्सनल ब्रांडिंग होता है। तो जैसे विनायक ग्रुप है, वो हमारा बिजनेस है। वो उसका हम जो क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारे पास कस्टमर्स है, वो सब विनायक ग्रुप को ही सराहना देंगे, बिकॉज वी मेक प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। बट विनायक ग्रुप जो है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ पार्टनर्स। बट नाउ लेट्स से जय पुरोहित। तो एक जय पुरोहित नाम कैसे बाहर आएगा लोगों की नज़र में? हाउ डू दे नो जय पुरोहित? तो उसके लिए मेरी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आई स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड सेल्स विद जय ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई 3 साल पहले, वेर आई स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल सेल्स एंड मार्केटिंग वीडियोस, बिकॉज मैं सेल्स कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से। सो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट अगर आपके पास इतना नॉलेज है सेल्स का, देन व्हाई डोंट यू शेयर इट विद पीपल? क्योंकि क्या है, कोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं, बुक्स होती है, वीडियोज होते हैं, बट देवर नॉट एनीबडी हु वाज मेकिंग स्मॉल 30-40 सेकंड्स में सेल्स टिप्स के वीडियोस। So that's what I started back in 21-22. सो नाउ अब ऐसा हो गया है कि लोग विनायक ग्रुप को जय पुरोहित से पहचानते हैं, पहले जय पुरोहित को विनायक ग्रुप से पहचानते थे। सो दिस इज हाउ इट हैज हेल्प मी बिकम जय पुरोहित एज अ ओन ब्रांड आइडेंटिटी, because I started making this kind of videos, and now people are inviting me on podcasts, people are inviting me to give lectures in the company and also in institute. So ये एक personal brand मेरी बन रही है। So this is how it is helping me. The influencer part is helping me to create my own brand as Jai Purohit. ओके। सो व्हाट वाज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सोशल मीडिया? आपका कौन से वीडियोज़ थे जो वायरल हुए? कौन से टॉपिक्स थे जो आपको ज़्यादा पसंद है इन पर्टिकुलर सेल्स एंड मार्केटिंग में ही? सो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, विच हैज़ रीच अराउंड 1.5 मिलियन, वो था नेगोशिएशन पे। बिकॉज यू नो एवरीबडी इन देयर लाइफ आर डूइंग नेगोशिएशन। सब लोगों को नेगोशिएशन करना है, चाहे आप सब्जी लेने जा रहे हो तो भी नेगोशिएट करना है, आप कार लेने जा रहे हो फिर भी नेगोशिएट करना है, आप फ्लैट लेने जा रहे हो फिर भी नेगोशिएट करना है। सो एक मैंने वीडियो नेगोशिएशन पे बनाया था कि हाउ टू डील विथ कस्टमर्स हु आर नेगोशिएटिंग टू मच। तो वो वाला वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स पे गुस्सा भी दिखाया, देन काफ़ी लोगों ने मुझे सराहना भी दी। अंदर-अंदर कमेंट्स में एक अंदर-अंदर लोग लड़ रहे हैं। सो लाइक दिस इज़ हाउ द होल वीडियो वेंट वायरल, बिकॉज़ इट गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ लाइक्स, लॉट ऑफ शेयर्स। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी हॉट फेवरेट कि कैसे नेगोशिएशंस से बचा जाए, कैसे नेगोशिएशन किया जाए और कैसे क्लाइंट कन्विंस कर सके बेचने वाले को कि मुझे सस्ते में दे, और कैसे बेचने वाला क्लाइंट को कन्विंस कर सके कि भाई नहीं, तू मैं जो पैसा बोल रहा हूँ वही तू मुझे दे। सो ये वाला जो एक ग्रे ज़ोन होता है, जहाँ पे क्लाइंट और बेचने वाला दोनों साथ में आते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो एक क्वेश्चन है कि आपने कोई इसके रिलेटेड एमबीए या कुछ ऐसी स्टडी की है, या जस्ट आपका जो कोर एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें आप? सो बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। सो आई डिड माय सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने एमबीए किया फ्रॉम सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। बट ये जो चीज़ें है, जो पढ़ाई है, दैट इज़ नॉट हेल्प मी इन सेल्स। I have learned my sales from my father, because he was a salesman from very early 1990 से वो सेल्स कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं।
2002 में उन्होंने दे भी बिकेम अ चैनल पार्टनर, जहाँ पे वो वापस सेल्स करे। तो मेरा जो सेल्स का पूरा नॉलेज है, आई लर्न फ्रॉम माय फादर एंड एक्चुअली माय ब्रदर, बिकॉज़ माय ब्रदर जॉइन्ड द बिज़नेस थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गए जॉइन मेरे से, क्योंकि आई वाज़ डूइंग जॉब एज़ वेल आफ्टर द मास्टर्स। सो आई लर्न फ्रॉम देयर एंड ऑब्वियसली चाहे आप कितना भी टिप्स ले लो, कितने भी वीडियोस देख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक सेल्स आप खुद नहीं करोगे, आप नहीं सीख सकते हो। इट इज़ लाइक स्विमिंग। ये मेरा एक एक टैगलाइन है, एक मेरा तकिया कलाम जिसको बोल सकते हो। वेरेवर आई गो आई से दिस कि सेल्स इज़ लाइक स्विमिंग। आप थियरी पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकोगे, आपको पूल में कूदना ही पड़ेगा उसको सीखने के लिए। सो सेल्स वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक दैट। सेल्स सीखना है तो कूदिए, थोड़ा हारिए, थोड़ा फेल होइए, उसमें से सीखिए और आगे बढ़िए। ओके। देन आप एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हो या एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हो? सी इन जनरल बोथ आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आपको कहीं पे अपना एक प्रोफाइल दिखाना है, देन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप अपना एक्सपीरियंस कब शेयर कर पाओगे, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रोफाइल। जैसे कोई बोलेगा आप मुझे अपना रिज्यूम भेजो, अगर मैं उसमें मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं लिखूंगा तो शायद वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए ही नहीं। या फिर मुझे किसी कंपनी के साथ एसोसिएशन करना है, वो बोलेंगे भाई आपका बैकग्राउंड बताओ। तो उस समय अगर मेरे पास कोई हेल्दी डिग्री नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो शायद मेरे को सीरियसली ना ले। बट हाँ, इवेंचुअली इन द वर्ल्ड, इन द एक्चुअल रियल वर्ल्ड, एक्सपीरियंस मैटर्स। चाहे आपने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से भी एमबीए क्यों ना किया हो, और किसी बंदे ने अहमदाबाद की लोकल यूनिवर्सिटी में एमबीए क्यों ना किया, अगर वो मेरे साथ ज्यादा डील कर रहा है, तो दैट पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन दैट हार्वर्ड एजुकेटेड गाय, बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग मी मोर बिजनेस। सो यस, इवेंचुअली एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज। बट हाँ, इनिशियली अगर आपके पास एजुकेशनल का कोई बैकग्राउंड फाउंडेशन है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके। सो इट इज़ लाइक पहले अपने को बेसिक एक्सपीरियंस से पहले भी अपने को एक एजुकेशन तो रहना ही चाहिए। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना, बिकॉज़ देयर आर, सी दे टीच यू बुक्स। अभी जो बुक्स जिसने लिखी है, दे आर आल्सो वेरी नॉलेजेबल पीपल। जब आप एजुकेशन ले रहे हो, यू हैव अ कम्युनिटी देयर, यू हैव अ टीम, यू हैव क्लासमेट्स, आप काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट साथ में करते हो, आप काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको टीम बॉन्डिंग कैसे करनी है, लोगों के साथ काम कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाती है। सो एजुकेशन जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कर रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर ग्रेड्स, इट इज़ फॉर टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। ओके, एग्री। एंड अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर स्टार्टिंग का जो आपका फ़ेज़ था, उसमें आपको टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, वो कौन-सी थी आप बता सको तो? सो बेसिकली आई वाज एन इंट्रोवर्ट गाय बिफोर आई जॉइन द बिजनेस। मेरा जॉब था, उसमें भी क्या था, डेस्क जॉब था मेरा, साथ में 3-4 लोगों के साथ बात करनी होती थी। सो इन जनरल माय नेचर इज वेरी इंट्रोवर्ट, बट जब मैं बिजनेस में एंटर हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सेल्स, आई अंडरस्टूड यू हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। आपको कहीं पे भी खड़ा कर दे बोलने के लिए, आपको बोलना पड़ेगा। आप किसी से भी बात करनी पड़े, आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप उस आदमी को जानते हो या ना जानते हो। यस। सो स्लोली स्लोली आई चेंज्ड माई सेल्फ, आई चेंज माई एटीट्यूड फ्रॉम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट गाय। आई बिकेम मोर सोशल, आई वुड से रिस्ट्रिक्टेड सोशल। मैं अभी भी सोशल नहीं हूँ, मुझे सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जाने से मेरा पर्सनल ब्रांड बढ़ेगा, या यहाँ पे जाने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, या यहाँ पे जाने से मैं नेटवर्किंग कर पाऊंगा, देन आई विल डेफिनेटली गो एंड डू दैट पर्टिकुलर सोशलाइजेशन, सोशल वर्क, या फिर वो जो सोशल नेटवर्किंग होता है वो मैं डेफिनेटली करूंगा। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इनिशियल स्टेज में आई कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कैसे अगर मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे 1 घंटे अगर बात करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? सो ये सारी चीज़ें मुझे इनिशियल प्रॉब्लम में थी, बट स्लोली, स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल, जब मैंने 500 1000 मीटिंग करी, उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक आ गया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई बंदा बैठा है, तो जिसको बोलने में इंटरेस्ट नहीं, उसको भी मैं बातें करना शुरू करवा दूँगा। हुँ, हुँ। ओके, ओके। देन अपन गिफ्ट सिटी पे आते हैं, जो बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी का। येस। सो व्हाट व्हाट इज़ योर व्यू ऑन गिफ्ट सिटी? सो गिफ्ट सिटी इज द फ्यूचरिस्टिक सिटी डेफिनेटली। मैं एक बात बताता हूँ, मैं 2012 में जब दुबई गया था, आई विजिटेड दुबई मरीना। तब कुछ भी नहीं था दुबई मरीना में, जब बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग ऑन, एंड लोग रहते थे डाउनटाउन में, बर दुबई में डाउनटाउन में रहते थे, कोई दुबई मरीना जाता नहीं था। नाउ यू गो टू दुबई मरीना, इट इज फुल्ली सोल्ड आउट। इट्स ऑल द एक्सपर्ट्स आर लिविंग देयर फ्रॉम वर्ल्ड। पूरे दुनिया से लोग वहां पे रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक प्लेस बन गया है दुबई के अंदर, जहाँ पे लोगों को जाना पसंद है। जहाँ से वो जो जेबल अली पार्क है, या फिर वो सारी जो है, वो सब भी शुरू होता है। सो दैट बिकम वेरी, सो सिमिलरली गिफ्ट सिटी इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन 2035 टू 2040। अभी ये वेरी इनिशियल स्टेज पे है।
फिर भी अगर इतना बज़ है, तो एक बार ये रेडी हो गया 2035-2040 में, तब इसका मार्केट आएगा एंड देन गांधीनगर और अहमदाबाद गिफ्ट सिटी से जाने जाएँगे। अभी गिफ्ट सिटी जाना जाता है बिकॉज़ ऑफ अहमदाबाद एंड गांधीनगर। उस टाइम पे गांधीनगर विल बी लोग जानेंगे बिकॉज़ वो लोग हैं भाई गांधीनगर सिटी है जो गिफ्ट सिटी के पास है। इस तरह से यस। जानेंगे। सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग इफ पीपल वांट्स टू इन्वेस्ट एंड इफ दे हैव टाइम एंड पेशेंस कि भई मैं 10 साल, 15 साल वेट कर सकता हूँ, देन डेफिनिटली दे शुड इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी। ओके, बिकॉज़ अभी क्या है ना मौका है। एक बार दाम बढ़ जाएँगे, लोगों में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर आप जाओगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जो टाइम एक्चुअली गिफ्ट सिटी का चला भी गया है कि पहला सबसे पहला स्टेज था 3 साल पहले, जब गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। नाउ सेकंड स्टेज इज़ टुडे। ओके, ओके। एंड व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स एंड जो उसके गिफ्ट सिटी के पर्क्स है, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में सो बताएँ? इन डेप्थ तो आपको कोई गिफ्ट सिटी का एक्सपर्ट ही बता पाएगा बट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आई थिंक वहाँ पे अगर आप एसईजेड में कंपनीज रजिस्टर करते हो या प्रॉपर्टीज लेते हो तो गवर्नमेंट गिव यू लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट। इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप ले सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर मेड फॉर इन्वेस्टर्स, ताकि लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे अपना ऑफिस शुरू करें एंड गिफ्ट सिटी के अंदर खुद का इन्वेस्टमेंट करें। ओके। एंड जो गिफ्ट सिटी के सराउंडेड एरियाज़ है, उसके बारे में आप कुछ बता सके हो? गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट से उसको कितना हेल्प होगा, कैसे हेल्प होगा? राइट। सो सबसे पास का एरिया है रायसन एंड रामदेसन करके एरिया है व्हिच इज़ एक्चुअली गांधीनगर। सो गांधीनगर जो है वो सिटी तो पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है, इट इज़ सैचुरेटेड, सिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। सो नाउ द न्यू गांधीनगर इज़ अंडर डेवलपमेंट सिंस 2003। गिफ्ट सिटी तो 2010 में या 2008 में लॉन्च हुआ, बट उसके पहले सराउंडिंग गांधीनगर लॉन्च हुआ, न्यू गांधीनगर, जहाँ पे रायसन, रांदेसन, कोबा, सरगासन, कुडासन ये 5 एरिया टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में लॉन्च करे गए। अब गिफ्ट सिटी का सबसे पास वाला एरिया है रायसन। अब गिफ्ट सिटी से जो कनेक्टिंग हाईवे है, मगर अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, देन देयर इज़ अ साउथ गेट। लोगों को अभी तक सिर्फ नॉर्थ गेट के बारे में पता है, बट देयर इज़ आल्सो साउथ गेट जहाँ से मेट्रो आता है गिफ्ट सिटी वाला। यस। अब तो मेट्रो शुरू हो चुका है। सो दैट साउथ गेट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोड। इट इज़ अ 80 मीटर हाईवे प्लस सर्विस रोड। सो गुजरात का सबसे बड़ा हाईवे आप बोल सकते हो। आई एम डेफिनिटली श्योर इन विदिन कमिंग 10 इयर्स इट विल बी द नेक्स्ट सिंधु भवन ऑफ जैसे सिंधु भवन रोड है अहमदाबाद में, दिस विल बी द सिंधु भवन रोड ऑफ गांधीनगर। सुपर प्रीमियम रोड, वहाँ पे सारे 8 बीएचके, 6 बीएचके, 4 बीएचके अपार्टमेंट्स, बंगलोज है। The investment cost is also very high and it is going to be the most VIP road of Gujarat, I would say, because it is a 3 kilometer stretch with huge highway. So I think like this kind of areas are getting boost because of Gift City. Because वो जो रोड बना है, जो मेट्रो बनी है, that is to connect अहमदाबाद, गांधीनगर एंड गिफ्ट सिटी। सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग। अभी गिफ्ट सिटी में क्या है, द प्राइस बिटवीन गिफ्ट सिटी एंड गांधीनगर रायसन ट्रांजेक्शन एरिया इज हाफ। मतलब अगर गिफ्ट सिटी में कोई चीज 100 रुपए में बिक रही है, वही चीज, वही साइज का, वही अपार्टमेंट गांधीनगर के अंदर या रायसन में वो 50 रुपए का बिक रहा है। सो समबडी इज लाइक मुझे गिफ्ट सिटी के पास इन्वेस्ट करना है पर गिफ्ट सिटी के अंदर नहीं जाना है, तो वो लोग रायसन ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ दैट पर्टिकुलर एरिया इज गेटिंग बूस्ट बिकॉज ऑफ गिफ्ट सिटी। ओके। एंड आपके कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, उसका कुछ आप? मेरा अभी ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो हमने कंप्लीट किए। वी हैव ऑलमोस्ट 9 प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट करंटली चल रहा है विनायक कॉर्टयार्ड करके, व्हिच इज़ अ रिसॉर्ट स्टाइल अपार्टमेंट 3 एंड 2 बीएचके लिविंग। तो अगर जैसे गिफ्ट सिटी में स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, 2 बीएचके, 1 बीएचके अपार्टमेंट्स है, सिमिलर साइज़ का अपार्टमेंट अगर किसी को गांधीनगर में लेना है, नियर टू गिफ्ट सिटी विथ ऑल द बेनिफिट्स, तो वो विनायक कॉर्टयार्ड में लेते हैं। द प्राइस इज ऑलमोस्ट हाफ, मगर वहां पे अगर वही अपार्टमेंट गिफ्ट सिटी में 2 करोड़ का बिक रहा है, वो जो हमारे प्रोजेक्ट ओके, में 1 करोड़ का बिक रहा है। सो दिस इज हाउ वी गिव बेनिफिट्स टू अवर क्लाइंट्स इफ दे वांट टू इन्वेस्ट नियर गिफ्ट सिटी इन माय प्रोजेक्ट। ओके। अगर आप ऐसे कोई अपने को स्टैटिस्टिक या ऐसा कुछ दे सको कि 2010, 2015, 20 उस पे गिफ्ट सिटी का पर स्क्वायर यार्ड का रेट क्या था? राइट। अभी फ्यूचर ग्रोथ क्या है? हम्म। कितना हो सकता है? वो अगर आप चीज़ें थोड़ी बता जी, पाओ? बिल्कुल। सो 2010 में जब गिफ्ट सिटी लॉन्च हुआ, तो गिफ्ट सिटी में क्या है, यू कैन नॉट बाय लैंड। आप लैंड बाय नहीं कर सकते हो, आपको एफएसआई परचेज़ करना पड़ेगा। मतलब कि आपको गिफ्ट सिटी को बताना पड़ेगा कि भई मुझे 3 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप 3 लाख स्क्वायर फीट खरीदोगे। आप प्लॉट नहीं खरीद सकते। अब वहाँ पे 2010 में क्या था, अगर आपको 3 लाख स्क्वायर फीट खरीदना है, तो पर स्क्वायर फीट का आपको ₹1000 चार्ज लगता था। आपको गिफ्ट सिटी को देना है, जिसमें आपको 5 ईयर का टर्म मिलता था कि 5 साल में ये पैसा खत्म करे। तो मतलब 3 लाख स्क्वायर फीट इंटू 1000 इतना आपका परचेज़ कॉस्ट हो गया। वही 1000 जब ओके, 2012-13 में वो हो गया ₹1500। वही ₹1500 इन 2020 इट बिकम ओके, अराउंड 2200। और आज
करंटली अगर किसी को वहाँ पे स्क्वायर फीट में परचेज़ करना है, किसी डेवलपर को वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट रखना है, सो दैट वुड कॉस्ट अराउंड ओके, 6-7,000, मतलब 6,500 प्लस टैक्सेस मिला के 7,000 में वो पड़ता है। सो मान लो 2010 में जिस बिल्डर ने वहाँ पे एफएसआई परचेज़ करी, वो 1,000 में बनाई, उसने परचेज़ करी। अगर वही डेवलपर आज परचेज़ करता है, उसकी बाजू वाली लैंड वो 7,000 में परचेज़ कर रहा है, मतलब लैंडिंग कॉस्ट आपका, मतलब 7x, परचेज़ यस। कॉस्ट आपका 7 टाइम्स हो गया है गिफ्ट सिटी में, 7x हो गया है। सो अब क्या होगा, जिन लोगों ने पहले एफएसआई परचेज़ करके रखी हुई है, वो इस मार्जिन से बेच सकते हैं। मतलब अगर कोई नया आके वहाँ पे परचेज़ कर रहा है 7,000 में, वो सेल रख रहा है 10,000 में, और जिन्होंने 1,000 में परचेज़ करी, वो 5,000 में भी बेच रहा है, स्टिल दे आर एट प्रॉफिट। सो दिस इज़ व्हाट गिफ्ट सिटी हैज़ डन फॉर बिल्डर इन्वेस्टर्स, कि 1,000 से लेकर 7,000 तक का रेट हो गया अब। ओके, ओके। एंड व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का साइड से अपने को जो बेनिफिट्स एंड जो हेल्प मिलती है, एज़ पर्टिकुलरली द बीजेपी, सो उसके अराउंड आपके क्या व्यूज़ हैं? सो रियल एस्टेट मार्केट जो है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड मार्केट हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूसरे मार्केट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा स्लैग आता है। व्हेन अदर अदर मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, देन पीपल मूव टुवर्ड्स रियल एस्टेट मार्केट। सो वो इंटर रिलेटेड है। सो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि रियल एस्टेट को डायरेक्ट जो इम्पैक्ट करती है पॉलिसीज, दोज आर लाइक स्टैम्प ड्यूटी परसेंटेज। अगर गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी परसेंटेज घटाती है, तो रियल एस्टेट में बूम आएगा। जीएसटी परसेंटेज अगर वो घटता है, तो रियल एस्टेट में बूम आएगा। इंटरेस्ट रेट्स, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट होता है, अगर वो घटता है, तो रियल एस्टेट में बूम आता है। सो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रियल एस्टेट। प्लस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होना है, तो उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट कौन से नए इंस्टीट्यूट्स लेके आ रही है, वहां पे कितना अच्छा रोड बन रहा है, वहां पे गटर पाइपलाइन या फिर पानी की व्यवस्था बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सारी चीज जो एक्टिवली गवर्नमेंट हैंडल करती है, ये सारी चीजें जब डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो रियल एस्टेट में बूम आता है। सो रियल एस्टेट इन जनरल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, डेवलपमेंट। And I think BJP is doing good with all these things. That's why I have seen a good boom in the real estate. अभी गांधीनगर में देखो आप, गांधीनगर को पहले अफोर्डेबल सिटी माना जाता था। अब गांधीनगर में लग्जरियस प्रीमियम अपार्टमेंट्स भी आ गए, यस, बंगलोज भी आ गए। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक गिफ्ट सिटी, मेट्रो एंड ऑल दोस थिंग्स, के पीपल अब गांधीनगर में मूव हो रहे हैं। सो इट हैज हेल्प्ड अ लॉट इन रियल एस्टेट, बिकॉज मैं तो रियल एस्टेट खुद कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। माई फादर इज डूइंग इट फॉर 30 years। सो हमको तो पता ही है कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाउ गांधीनगर मार्केट हैज बिकम बेटर। ओके, ओके। एंड एक और बहुत ही रील्स एंड सोशल मीडिया पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है कि बाय वर्सेस रेंट। सो व्हाट आर योर व्यूज़ कि बाय करना चाहिए या रेंट करना चाहिए? इन पर्टिकुलर सिनेरियो आप थोड़ा एज वाइज़ बता सको कि अगर कोई यंग पर्सन है, अपने 20s में है, अपने 30s में है, 40s में है, सो उसके अकॉर्डिंग आप सिनेरियो बता सको तो? सी बाय वर्सेस रेंट का कोई पहले से डिबेट है ही नहीं। सिंपल है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप पैसा कमाते हो, यू मस्ट हैव एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चाहे वो लैंड हो या बंगलो हो या फ्लैट हो, एक प्रॉपर्टी तो आपकी खुद की कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए। दैट इज माई वेरी पर्सनल रूल। क्योंकि आप जब जाओगे, तो आप सामने वाले, आप जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए क्या छोड़ के जाओगे? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो हमारे हमारे भी बाप दादा को देख लो, उन सबके पास भी प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए आज बहुत सारे झगड़े होते हैं। सो प्रॉपर्टी हैज टू बी देयर। कोई भी बंदा हो, प्रॉपर्टी ले लो। कुछ छोटी से छोटा भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप शॉप ले लो, चाहे आप 1 बीएचके लो, चाहे आप 2 बीएचके लो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रेंटल, अब रेंटल में ऐसा है कि कुछ ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे आपका परचेज़ पावर पहुँच ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? सो इफ यू कांट बाय अ प्रॉपर्टी, डेफिनिटली आपको रेंट पे ही रहना पड़ेगा, तो वो ओके, तो आप ऑप्शन ही नहीं है। रेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो तो अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, अगर आपको उस सिटी में रहना है, तब क्या करोगे? या तो आप रिलेटिव के वहाँ रुक जाओगे, वो भी कितना टाइम रुक सकते हो, तो आपको रेंट ही करना पड़ेगा। सो रेंटल इज़ नॉट एन ऑप्शन, देयर इज़ नॉट एन ऑप्शन कि मैं रेंट करूँ या बाय करूँ। इफ यू कैन बाय, इफ यू हैव अ कैपेसिटी, गो एंड बाय द प्रॉपर्टी। अगर आप नहीं कर सकते हो, तो ही आप रेंट करो। अब ऐसा हो सकता है कि आपने अपने नेटिव होम टाउन में आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, बट अगर आप रह रहे हो मुंबई में, तो वहाँ पे आपने रेंट कर ली। कोई बात नहीं, आपने प्रॉपर्टी तो बाय करके रखी हो अपने होम टाउन के अंदर। या फिर मान लो आप गांधीनगर में आए, आपको गांधीनगर पसंद आ गया, आपको लगता है ये बहुत सुंदर सिटी है, लेट्स यहाँ पे छोटा-सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर आप, आपका अगर ट्रैवलिंग वाला जॉब है, तो भाई ट्रैवलिंग होता रहेगा आपका। आपका अगर मूवेबल जॉब है तो, कोई बात नहीं। पर हाँ, एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट करके रखिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट पे।
और कौन-सी एज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ एज़ सून एज़ यू स्टार्ट अर्निंग मनी और आपको लगे कि नहीं मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं, नाउ आई हैव अ हेल्दी सैलरी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। क्योंकि आपको 30 साल तक का लोन मिलता है। अगर आप 25 साल में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको 55 साल तक का लोन मिल सकता है और वो 55 साल चलता नहीं है, 55 साल तक चलेगा नहीं 30 साल, आप 10 साल में खत्म कर दोगे। मुझे पता है क्योंकि वो दैट इज़ अ जनरल रिकॉर्ड कि 10 से 12 साल में लोग हाउसिंग लोन खत्म कर देते हैं। यस, बट आपका ईएमआई भी कम रहेगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो यू कैन मैनेज बोथ द थिंग्स एंड नाउ द बिल्डर्स आर गिविंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में परचेज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसी सारी काफी सारी स्कीम्स भी आती है। सो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि वो आपका पैसा बचाएगा। वो एक चीज ऐसी है जहां पे आपके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, वो आप वहां पे डाल दोगे। ओके, ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप बता सको कि किसी को इन्वेस्ट करना है तो लोग अभी डिबेट करते हैं कि रेंट पे रह लेते हैं एंड उसके बाद जितना पैसा बचेगा उतने की एसआईपी करवा लेंगे, उससे अच्छा घर अपने को लेना नहीं है, उस सिनेरियो में आप कुछ बता सको? सो अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप ईएमआई भी पे कर सकते हो और एसआईपी भी पे कर सकते हो, तो देयर इज अ वेरी गुड फंडा फॉर्मूला है कि अगर आप एक रेंट अपने एक मान लो आप 50 लाख का लोन लेते हो, ठीक है? तो आपका ईएमआई आएगा अप्रॉक्सिमेटली 45,000 रुपए। आप इंटू आप उसका 100 आप लाख के सामने ₹900 का आपका हफ्ता आएगा, तो मान लो 45,000 का आपका हफ्ता आ रहा है और उस 45 में से शायद आपका ईएमआई रहेगा ₹20,000, अरे सॉरी आपका इंटरेस्ट रहेगा ₹20,000 और आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा ₹25,000। अब एक फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आप अपने ईएमआई से 4th टाइम मतलब बाय 4 मतलब अगर आपका 45,000 का ईएमआई है, अगर आप 10,000 की एसआईपी करा देते हो, अगर इफ यू कैन पे, फिर अगर आपके पास 55 है, आप पे कर सकते हो, तो 45 का ईएमआई कर दो, 10,000 की एसआईपी कर दो। इफ दिस गोज़ सिमिलरली, अगर वो सिमिलर जाएगी ट्रैक पे, सो द मोमेंट जब आपका लोन खत्म होगा ना, तब आपने जितना पैसा इंटरेस्ट में डाला हुआ है, उतने का आपका एसआईपी बन जाएगा। सो बेसिकली योर होम लोन बिकम फ्री, अगर आप ये वाला फंडा यूज़ करते हो तो। सो इफ देयर इज़ सम यंगस्टर आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर उनके पास कैपेसिटी है, तो ये चीज़ करनी चाहिए, अगर आप इंटरेस्ट बचाना चाहते हो तो। एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके। एंड आपके जो पेमेंट टर्म्स, बेनिफिट जो होते हैं, आप उसमें आपके कोई भी प्रोजेक्ट्स का अगर आप बता सको डिटेल जो अभी आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे सो में? हमारा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है द प्रिविलॉन करके, इट्स अ लग्जरी सेगमेंट 3 बीएचके प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर हमारे 3 पेमेंट टर्म्स रहते हैं। एक होता है कि आप रेगुलर पेमेंट टर्म्स में जाइए, जहाँ पे आपने 10% दिया, 90% का हम लोन करवा देते हैं, ताकि आपको सिर्फ पॉकेट में से 10% ही निकालना है। सो इट बिकम्स ईज़ी। काफ़ी बार क्या होता है कि जिसको फ्लैट लेना है उसके खुद के पास पैसा नहीं होता है, बट वो घर पे बोलता है पापा को, यार पापा मुझे एक फ्लैट लेना है पर मेरे पास अभी लिक्विडिटी नहीं है। पापा क्या बोलेंगे, कितना चाहिए? 15 लाख, ये ले मेरे से ले जा, तू मेरे को बाद में रिटर्न कर देना। सो वो डीपी जो होता है ना, वो पापा दे देते हैं या फिर घर में से कोई हेल्प कर देगा। आपके पास लोन कैपेसिटी मेरा करोड़ का लोन हो सकता है, तो आप करोड़ का लोन करवा लो, आप डीपी कहीं से लाके भर दो, आपका फ्लैट हो गया। आप इंटरेस्ट भरते जा रहे हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, चाहे वो 15 लाख वापस चुका दो अपने यस। पापा को या मम्मी को। सो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा होता है कि अगर आपके पास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, कि मान लो कोई प्रॉपर्टी बेचा है या फिर आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया, वो लिक्विड कर लिया है। तो हुँ, ऐसे केस में क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टेज पे होता है, ज़ीरो स्टेज पे, तब जाके आप डेवलपर को बोल सकते हो कि भई देखो, आप तो मेरे से 10% ही माँग रहे हो, मेरे पास तो पूरा पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको सारा पैसा दे देता हूँ, आज के आज ही, विदिन 1 मंथ में, तो आप मुझे क्या करोगे? तो बिल्डर क्या करेगा? बोलेगा भई 1 करोड़ का फ्लैट है, तू 80 लाख में ले जा। सो सीधा-सीधा 20 लाख का फ्लैट ऑफ मिलता है। यूजुअली डेवलपर्स 20% फ्लैट ऑफ दे देते हैं। सो ये वाला बेनिफिट आप ग्रैब कर लो, तो आपको 1 करोड़ का फ्लैट यस, आपको 80 लाख में मिल गया। अब उसका प्राइस तो आज 1 करोड़ है ही, क्योंकि डेवलपर खुद 1 करोड़ में बेच रहा है। अब प्रोजेक्ट खत्म होते अगर वो 1 का सवा हो गया, तो आपने सवा करोड़ का फ्लैट जब रेडी बनने में, सवा करोड़ का फ्लैट आप 80 लाख लेक में आपने ले लिया था, बिकॉज़ आपने डाउन पेमेंट कर दिया था। सो ऐसा मल्टीपल चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों का, जैसा मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, कि ऐसा भी होता है कि हुँ, अभी वो बंदा रेंट पे रह रहा है। उसका 25,000 का रेंट भी जा रहा है, पर उसका लोन कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा, मेरे से आके बोलेगा, जय भाई आप 3 साल का आपका प्रोजेक्ट है, तो आप एक काम करो, मेरे से आप ईएमआई आप पे करो। मैं आपको डिस्काउंट नहीं माँगूँगा, बट 3 साल का ईएमआई मैं नहीं पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रेंट चल रहा है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, आप बुक कर लो, आप अभी 10% दे दो, लोन करवा लो, आपका लोन का ईएमआई मैं पे करूँगा। सो ऐसे सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लेके आते हैं, बिकॉज़ वी वांट कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, अगर उसको मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया है, तो वो लेके जाए। अब फाइनेंशियली वी आर रेडी टू हेल्प, बिकॉज़ हम लोग ऐसा रोबोट तो है नहीं कि नहीं-नहीं यही करना पड़ेगा, इतना पे। सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल विथ आवर क्लाइंट, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड। तो क्लाइंट के साथ आप जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना आप क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उतना आपका सेल्स ज़्यादा होगा।
So this is what we try to incorporate. This is like a sales tip to everybody who is watching. कि if you want to sell high ticket products, first build relationship and think about कि client का कितना flexibility हम उसको दे सकते हैं. ओके, ओके। देन एक मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है कि जनरल क्वेश्चन है कि जैसे अहमदाबाद, मुंबई एंड दुबई, उसमें एज़ अ पर्टिकुलरली बिल्डर के हम एंड से अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है? अगर बिल्डर कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर को एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, हाँ. बट अगर कस्टमर जो मार्केट है, मार्केट की कैपेसिटी उतनी ना हो, परचेज़िंग पावर अगर ना हो, तो उस एंगल में आप थोड़ा बहुत व्यूज़ दे सको? सो ये बहुत ही जनरल टॉपिक है बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ रियल एस्टेट मार्केट. कोई ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट में ये हुआ या रियल एस्टेट मार्केट में वो हुआ, ऐसा कोई नहीं होता है. सो हुँ, चाहे आप अहमदाबाद की बात करो, मुंबई की बात करो या दुबई की बात करो, देयर आर ऑलवेज़ सम डेवलपर्स के जो आपको पहले बुकिंग शुरू होने से पहले या प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले काफ़ी कुछ ओके, प्रॉमिसेस करेंगे. ओके, बाद में क्या होगा बिकॉज़ अब वो प्रॉमिसेस फेल क्यों होती है? बिकॉज़ बिल्डर ने सोचा है कि अगर मैं आपको इतने एमेनिटीज़ दे रहा हूँ, मैं ये क्वालिटी दे रहा हूँ, तो मुझे एक एवरेज प्राइसिंग मिलना चाहिए सेलिंग का. अब बिल्डर को अगर बेचना नहीं आता है या उनका ब्रांड नेम नहीं है या पास्ट में कोई उन्होंने बहुत खराब प्रोजेक्ट किया है, तो क्या वो नए बायर्स उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. बिकॉज़ ऑफ दैट वो दे कैन नॉट गेट द एवरेज प्राइस. और अब क्या होगा, प्रोजेक्ट खत्म होने को आया है, एक बाजू प्रोजेक्ट लोन चल रहा है, एक बाजू पार्टनर्स को भी पैसा रिटर्न करना है, प्रॉफिट भी दिखाना है. तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, क्वालिटी कॉस्ट कटिंग चालू करते हैं. उसमें क्वालिटी बिगाड़ देते हैं और अपना नाम खराब कर देते हैं. तो ये सब जगह पे हो रहा है, अहमदाबाद में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, आई एम श्योर दुबई में भी हो रहा होगा. आई डोंट नो, दुबई में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है, बट अहमदाबाद, मुंबई में सब जगह पे होता है. दिस इज़ व्हाई रेरा केम इंटू एक्जिस्टेंस बिकॉज़ ये सारी चीज़ें पहले बहुत होती थी. फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक बॉडी बनाना पड़ेगा जो कस्टमर को रेगुलेट, जो बिल्डर को रेगुलेट कर सके और जो कस्टमर की हेल्प कर सके. तो अब क्या होता है, बिल्डर इसमें से छटक नहीं सकते, फिर भी बिल्डर प्ले देयर गिमिक्स एंड दे डू कॉस्ट कटिंग. सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आप अच्छा सेल्स नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से. आपने एक पहले ही एक एवरेज प्राइस सोच लिया कि भाई मेरा तो ब्रांड नेम ऐसा है, मैं तो इतने पैसे कमा के ही मेरे तो इतना पैसा मिल ही जाएगा. बट जब मार्केट में वो लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट, तब पता चलता है कि भाई हम लोग जो सोच रहे थे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले, उतना तो अपना ब्रांड नेम नहीं है, अपने पास सेल्स कैपेसिटी है ही नहीं, या अपने सेल्स मैनेजर बेच नहीं पा रहे हो, या फिर हमने गलत प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है. उस टाइम पे ये कॉस्ट कटिंग शुरू होती है. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बिल्डर को पहले रिसर्च करना चाहिए कि भाई इस एरिया में अगर मैं ये ज़मीन लेता हूँ, तो मैं क्या रेट पे बेच पाऊँगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च करो. प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च करना है ब्रांड नेम बनाने के लिए, फिर जब प्रोजेक्ट खड़ा होता है तब अफोर्डेबल कैटेगरी का भी नहीं होता है, तो वो ब्रांड नेम खराब करता है. सो बिल्डर को मेरा मैसेज ये है कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं तुरंत ही ब्रांड नेम बना दूँगा. आप ये सोचो कि मैं इस ज़मीन पे, इस लोकेशन में कौन-सा प्रोजेक्ट करूँगा जो मुझे सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल होगा मेरे लिए. ओके, ओके। एंड जो अभी आपको डीएलएफ का अगर आपको आइडिया होगा ही मोस्ट प्रोबेबली, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स जो अभी सोल्ड आउट होते हैं 190 सीआर एंड हाँ. जो बहुत ही ज़्यादा यस. रिडिकुलस प्राइस प्राइसिंग्स. होते होता है। सो उसके बारे में वो स्ट्रैटेजीज़, उसमें ब्रांड का क्या रोल होता है? वो ब्रांडिंग कैसे हेल्प करती है किसी डेवलपर को ज़्यादा हाई मार्जिन पे बेचने के लिए, वो सारी चीज़? सो जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका खुद का ब्रांड नेम होना चाहिए. नाउ डीएलएफ हैज देयर ओन ब्रांड नेम टू वेयर दे प्रोवाइड सुपर लग्जरियस प्रोजेक्ट्स. ठीक है. दूसरा होता है आपका टारगेट ऑडियंस. अभी जो बंदा 100 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, 50 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, तो आपके पास ऐसा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए जो ये परचेज पावर कर सके, ये जिनके पास इतनी परचेज पावर है और ये फ्लैट परचेज कर सके, बिकॉज ये आप उन्हीं के लिए रख रहे हो. सो अगर कोई भी डेवलपर ये चाहता है कि मैं इतना बड़ा टिकट साइज वाला फ्लैट रखूँ, तो उनके पास पहले ही उन्होंने रिसर्च करके रखा हुआ है, या उनके पास ऑलरेडी लिस्ट है, बायर्स की लिस्ट रेडी है कि भाई ये वाला अपने पास 100 क्लाइंट्स ऐसे है, सुपर सुपर एचएनआई क्लाइंट्स है, सुपर वीवीआईपी क्लाइंट्स है कि जिनको ऐसा 50 करोड़ का अपार्टमेंट चाहिए, तो फिर वो प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बनेगा. कोई रेगुलर बिल्डर आके उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है. सो द थिंग इज दैट बिकॉज़ नाउ दैट इज़ पूरा एक मेरे लिए भी एक बहुत रिसर्चेबल टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद गया नहीं हूँ अभी तक उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ पे इतनी बड़ी टिकट साइज़ में होता है. बट व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई हैव लर्न्ड कि अगर आपको उस लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है, देन यू नीड टू हैव अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च. आपके पास यू नीड टू हैव अ टेक्नोलॉजी जो इन सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सके, रीच आउट कर सके. और बिकॉज़ इतने बड़े क्लाइंट्स को आप ऐसे मिल भी नहीं सकते हो, वो आपके ऑफिस पे भी नहीं आएँगे, उनको आपको सेल्फ रीच आउट करना पड़ता है. सो बहुत सारा प्लानिंग लगता है, बहुत सारा रिसर्च लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले. बट ऐसे प्रोजेक्ट्स टिपिकली 99.99 डेवलपर्स का काम नहीं है ये चीज़. ओके, ओके। देन एक डिफरेंट टॉपिक पे हम आते हैं कि
सोशल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड जो है उसमें से काफ़ी ज़्यादा अभी तो सब लोग अभी सबके इंस्टाग्राम पेजेस एंड सब कुछ होता है, वो लोग लीड्स जनरेट करते हैं एंड वो प्रोसेस पे आप कुछ बता सको कि वो प्रोसेस लोग एक एज़ अ बिल्डर पर्सपेक्टिव वो कैसे अपनी सिस्टम बेहतर कर सकते हैं? सो द थिंग इज़ दैट कि काफ़ी अभी रियल एस्टेट में ऐसा चल रहा है कि आपने फेसबुक पेज बना दिया, इंस्टा पेज बना दिया और आपने ऐड रन करना शुरू कर दिया। नाउ इट इज़ सैचुरेटेड। अब वो मार्केट भी सैचुरेट हो चुका है कि भई हर 2-3 स्टोरीज़ के बाद एक बिल्डर का ऐड दिख जाता है। सो पीपल आर नॉट मच इंक्लाइंड टू सी दोज़ एड्स। वो अभी ठीक है, पैसा खर्च हो रहा है, लीड आ रहा है, लीड भी फेक आ रहा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है। The main thing is how easily you can get an organic marketing or हुँ, organic clients. So उसके लिए आपको करना पड़ता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसको आप बोल सकते हो कि सम सॉर्ट ऑफ गिमिक भी आप कर सकते हो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी कंटेंट इंस्टा पे डाल रहे हो, इंटरनेट पे डाल रहे हो, दैट इज एंगेजिंग, दैट इज शेयरेबल और जो इन्फॉर्मेटिव है। इफ यू कैन मेक अ मिक्स ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स कि एक वीडियो आप देख रहे हो वो एंटरटेनमेंट वाला भी है, उसमें से आपको सीखने को भी मिल रहा है और आप एजुकेट भी हो रहे हो और आप सब कुछ हो रहा है, देन एंड ओनली देन यू विल शेयर इट टू योर फ्रेंड्स और फैमिली के, भाई ये वीडियो देख। नाउ इफ बिल्डर्स कैन कम अप विद दिस काइंड ऑफ आइडियाज कि जहां पे वो अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सके, कंटेंट मार्केटिंग कर सके, देन इट विल बिकम वेरी इजी टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ही होगी, प्लस आपका एक्सपेंस भी कम होगा बिकॉज वो सारे वीडियो तो फ्री में अपलोड हो रहे हैं। ठीक है? सो ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए रादर देन जस्ट शूटिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया। फ़ोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन, फ़ोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल, जैसे मेरे इंस्टा पेज पे आई डू एजुकेट पीपल ताकि वो लोग मेरा वीडियो देखें, बाद में पता चलता है कि जय भाई इज़ अ डेवलपर हिमसेल्फ। तो अगर उनको मेरे वीडियो देख के मेरे पे ट्रस्ट आ रहा है, तो ही वो जब प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए देने का आएगा, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करके आएँगे, जय भाई आप ही बताओ कहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है। सो एवरी डेवलपर शुड स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन पर्सनल ब्रांड एज़ वेल, अगर वो ऑर्गेनिक लीड चाहते हैं। ओके, ओके। एंड देन अगर हम बात करें मोस्ट अपकमिंग एरियाज़, जैसे कि हम 2 टॉपिक्स पे आते हैं, गांधीनगर एंड अहमदाबाद। आप दोनों के मेरे को टॉप 5 अपकमिंग एरियाज़ के नाम बोल पाओ तो? सो गांधीनगर में कूड़ासन, सरगासन, रायसन, रांदेसन, दीज आर द टॉप 5 एरियाज गांधीनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड न्यू गांधीनगर, जो अभी 50% डेवलप हो चुका है, 50% डेवलप होना बाकी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अहमदाबाद, तो सोला है, बोपल है, रिंग रोड वाला एरिया है, वैष्णो देवी है, शीलज है, फिर झुंडाल है। ये सारे एरियाज भी काफी पॉपुलर है अभी बिकॉज ये रिंग रोड से काफी इजीली एक्सेसिबल है। बट इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू वन थिंग कि आपको आपका बेंचमार्क क्या है। अगर कोई बंदा ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे गांधीनगर के पास रहना है, उसका अगर गांधीनगर के पास ऑफिस है, तो ऑब्वियसली उसका इन्वेस्टमेंट विल लीन टुवर्ड्स गांधीनगर। अगर उसको अहमदाबाद में रहना है, उसको अहमदाबाद में उसका ऑफिस है या अहमदाबाद में उसका बिज़नेस है उसका, देन ही विल लीन टुवर्ड्स अहमदाबाद। अगर ऐसा है कि नहीं भाई मुझे तो गांधीनगर भी नहीं चाहिए, अहमदाबाद भी नहीं चाहिए, मुझे बीच का वाला होगा तो चलेगा, देन दे विल गो टुवर्ड्स वैष्णो देवी, जुंडाल एंड ऑल दोज़ एरियाज़। सो पीपल नीड टू चूज़ देयर बेंचमार्क कि मुझे कहाँ पे रहना है एंड व्हिच एरिया आई वांट टू बी क्लोज़र टू। उसके बाद दे नीड टू डिसाइड कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, ओके। एंड एक और चीज़ थी कि अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था कि कई सारे बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जो कस्टमर्स थे, उनके जो मेंबर्स थे, उनसे पेमेंट टर्म्स ले लिए, पेमेंट्स ले लिया, उनके अकाउंट हाँ, में आ गया, देन दे रन अवे हाँ, कि वो चले गए, उनके साथ जो कस्टमर थे, उनको स्कैम हो हाँ। गया। सो वो सारे जो फ्रॉड टेक्निक्स एंड उससे कस्टमर कैसे बच सकता है, उसको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले? सो द टॉप 3 थिंग्स एनी कस्टमर अगर उसको नहीं पता है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पहले तो सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट पे भरोसा ना करते हुए 10-15 प्रोजेक्ट देखिए, आराम से देखिए, टाइम लेके देखिए। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ रुपए डाल रहे हो तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज़। तो आप पहले 1 महीना रिसर्च करिए, 10-15 प्रोजेक्ट फ़िल्टर करिए। उसके बाद फर्स्ट थिंग, टॉक टू अदर पीपल कि भई ये 15 डेवलपर का मैंने काम देखा है, 15 प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं। डू यू नो एनी ऑफ दिस डेवलपर? सो ट्राई टू गेट द रेफरेंस। क्योंकि जब आपको कोई जानता होगा ना किसी डेवलपर को, इट विल बी ईज़ियर फॉर यू टू इन्वेस्ट, ईज़ियर फॉर यू टू ट्रस्ट। तो अननोन डेवलपर्स के साथ भरोसा मत करो जस्ट बिकॉज़ दे आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर कि आप मुझे 1 करोड़ दो, मैं आपको कल 2 करोड़ दे दूँगा। ऐसा वो 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम जब आता है, उस पे भरोसा नहीं करना है, रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं। सेकंड, तो हुँ, पहले तो ट्रस्टेबल बिल्डर ढूँढिए।
सेकंड थिंग, उस बिल्डर के पास प्रोजेक्ट जाके देखिए। अगर आप 15 में से 3 को फ़िल्टर कर रहे हो, तो वो तीनों प्रोजेक्ट्स पे जाइए, उनसे डेवलपर को बोलिए मुझे आप अपने पास प्रोजेक्ट दिखाइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो अभी आप कमिटमेंट मुझे दे रहे हो कि हम स्विमिंग पूल बना देंगे, गार्डन बना देंगे, ये वाला क्वालिटी देंगे, वो वाला क्वालिटी देंगे, वो कमिटमेंट अपने पास प्रोजेक्ट में भी दिए होंगे, तो आपने कैसा ख फिनिशिंग दिया हुआ है, वो मुझे देखना है। सो गो एंड सी देयर पास्ट प्रोजेक्ट जो उन्होंने रिसेंट में कंप्लीट किए है, 5 साल पहले कंप्लीट किए है। उसमें से फिर फ़िल्टर करिएगा भई नहीं इस डेवलपर का तो अभी बहुत बोल रहा है पर पास्ट प्रोजेक्ट तो इतने गंदे थे, अब आप 2 डेवलपर पे आ गए कि भई इन 2 में से मुझे 1 पे जाना है। नाउ गो टू रेरा एंड चेक कि भई उनका रेरा सर्टिफिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है। उनका पास्ट ट्रैक हिस्ट्री क्या बोलता है। उसके बाद यू फाइनलाइज़ द अभी काफ़ी फाइनलाइज़ द बिल्डर और फाइनलाइज़ द प्रोजेक्ट कि मुझे इस प्रोजेक्ट में जाना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पैसा फटाफट डबल करने की जो होड़ में जाके वो अननोन डेवलपर्स पे ट्रस्ट करके बुकिंग कर देते हैं, यस। जो अभी अहमदाबाद में हुआ। एंड देन दे फिर वो पछताते हैं कि भाई हमारा पैसा फँस गया। बट जब गवर्नमेंट ही आपको बोल रहा है कि भाई ट्रस्टेबल बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करो, रेरा आने के बाद इन्वेस्टमेंट करो, खुद का रिसर्च करो, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, देन हू इज़ एट फॉल्ट? कस्टमर हिमसेल्फ। सो डू ऑल दीज़ थिंग्स बिफोर इन्वेस्टिंग विथ एनी डेवलपर। ऐसा हो सकता है कि किसी कोई डेवलपर नया है, बट ऐसा हो सकता है कि भाई उसने पास में किसी के साथ अच्छा पार्टनरशिप किया था, अच्छा नाम है, तो ऐसे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करो। बट आई सजेस्ट कि जो डेवलपर जो सिटी में अच्छा काम करता है, जिनके पास में 5-6 प्रोजेक्ट अच्छे खत्म किए, उन्हीं के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके। एंड कोई अगर क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से उसको कितना रिटर्न्स उसको जनरेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला हो उसके 3 साल के बीच में उसको कितना रिटर्न मिल सकता है? देन 3 साल से 10 इयर्स के बीच में कितना रिटर्न मिल सकता है, वो वाले सो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोकेशन। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट मार्केट करके कोई चीज़ नहीं है कि भाई मार्केट में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो आपको 10% रिटर्न मिलेगा, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस, एवरी प्रोजेक्ट इज़ सेपरेट। ऐसा हो सकता है कि एक ही लाइन में 4 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में और चारों ने मान लो सेल साथ में शुरू किया। एक ने सब लोगों ने सेम प्राइस पे सेल किया, एक ने 4,000 पे किया, पर बनने के बाद वहीं पे अभी भी 4,000 में ही फ्लैट बिक रहा है। दूसरे प्रोजेक्ट में 4,000 में शुरू किया, 5,000 में बिक रहा है। तीसरे में ऐसा हो सकता है कि 4,000 में शुरू किया तब 8,000 में बिक रहा है और चौथे में ऐसा हो सकता है कि भाई 4,000 में शुरू किया, अब 3,000 में बिक रहा है। सो एक ही लाइन में 4 प्रोजेक्ट में भी 4 डिफरेंट रेट हो सकते हैं बिकॉज़ फर्स्ट चेक द ब्रांड नेम ऑफ द डेवलपर। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया, वो अगर अच्छा काम कर रहा है पास्ट में, अगर ब्रांड नेम अच्छा है, तो उसके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। फर्स्ट इज़ दैट, सेकंड इज़ लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना प्रोजेक्ट प्रीमियम लोकेलिटी में होगा, हाईवे से नज़दीक में होगा, अच्छी जगह पे होगा, आजू-बाजू में अच्छा सराउंडिंग होगा, उसका ही प्राइस बढ़ेगा। सो अगर आप और ऑब्वियसली वहाँ पे लैंडिंग प्राइस भी ज़्यादा होगा, तो कई बार के लोग क्या करते हैं, 1-2 ही फ्लैट सेम साइज़ के, एक में 80 लाख का मिल रहा है, एक में 1 करोड़ का मिल रहा है, तो वो 1 करोड़ वाले को जाके बोलेंगे, "भई आपके बाजू में तो 80 लाख में बिक रहा है।" तो बिल्डर क्या करेगा, "भई चलो 1 करोड़ नहीं आप 95 में ले लो।" बट वो 80 पे अड़ा रहेगा, फिर वो बिल्डर देगा नहीं, वो 80 में जाके बुक करेगा, वो 80 का 90 भी नहीं होगा, यहाँ पे वो 95 का सवा करोड़ हो गया होगा। सो फिर उसके बाद कस्टमर बोलता है, "यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, 3 साल पहले मैं आया था, मैंने किया नहीं, अब मैं पछता रहा हूँ।" बिकॉज़ उस टाइम पे जब आप लैंडिंग कर रहे थे, आप परचेज़ कर रहे थे, आप 15 लाख को पकड़ के बैठे थे कि मुझे नेगोशिएट करके दो। और वो बिल्डर को पता है कि मेरी क्वालिटी ऐसी है, मैं 15 लाख नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे आपको जाके ट्रस्ट करना चाहिए था, अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए था कि यहाँ पे मैं 15 दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, बट इवेंचुअली तो मुझे क्या देखना है, 95 इन्वेस्ट करके मुझे 1.25 मिल रहा है, तो मुझे 30 लाख का बेनिफिट जो मुझे वो देखना है। मुझे 95 या 80 इन्वेस्टमेंट वो नहीं देखना है। सो दैट्स व्हाई चूज़ अ गुड बिल्डर अगर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए। ओवरऑल इन जनरल अभी रियल एस्टेट में ऐसा माना जाता है कि आपका जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, वो अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में, सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 3 साल में यू कैन गेट अराउंड पर ईयर अराउंड 10% रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ वाला फ्लैट 130 पे पहुँच जाएगा 3 साल में, डेफिनिटली पहुँच जाएगा अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो। दूसरा, अब उसके बाद जो रिटर्न यील्ड आता है, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आता है करीबन 3 टू 4% जिसको आप रेंटल इनकम बोल सकते हो। सो अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10% ईयरली ग्रोथ एंड 3 टू 4% रेंटल इनकम आफ्टर पोजेशन। सो ये जनरली टेंटेटिव है, बट अगर वो बिल्डर अच्छा है तो। जितना बुरे बिल्डर के पास जाओगे, जितनी बुरी लोकेशन में आप जाओगे, जितना आप प्राइस कॉन्शियस रहोगे, ये घटता जाएगा। यस, यस। एंड आपने जो अभी बात की रेंटल ईल्ड की, तो उसमें अगर आप मेरे को बता सको कि जैसे गिफ्ट सिटी, गांधीनगर एंड अहमदाबाद,
उसमें रेंटल एवरेज यील्ड जो होती है, एवरेज क्या होगी? सो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप 3 to 4% मान के चलो, अनलेस अंटिल इज अ सुपर, मैंने जैसा सुपर क्रेजी सुपर लग्जरियस प्रॉपर्टी है, देन इट कैन गो टू 5 to 6%, बट ऑन एन एवरेज आप मानो 3 to 4% फॉर रेसिडेंशियल, 5 to 6% फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ओनली फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे। अगर आप ऑफिस की बात करें तो अगेन इट कम्स डाउन टू 4%, 3 to 4%। हुँ, सो दिस इज व्हाट द जनरल सिनेरियो इज। काफी सारे डेवलपर्स अभी बोल रहे हैं कि हम आपको 8% रिटर्न देंगे, 10% रिटर्न, अगेन दैट दोज आर गिमिक्स। तो अगर उसमें आप फंस रहे हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, अगर डेवलपर अच्छा है तो ही पढ़िए। अगर हुँ, कोई रैंडम डेवलपर आके आपको बोल रहा है हम आपको 8% 10% रिटर्न देंगे, देन डोंट गो विद दैट। इफ द रेप्यूटेड डेवलपर बोल रहा है तो ही आप उसके साथ जाइए। बट वो भी क्या होता है, जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है तो डेवलपर प्ले दिस काइंड ऑफ गिमिक्स एंड दिस काइंड ऑफ ऑफर्स, बिकॉज उनको अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा चाहिए, बुकिंग चाहिए। एक बार कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद तो वो डेवलपर भी हाथी खड़ा कर देगा कि भाई अब तो अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम देखो, अब हम निकल गए क्योंकि हमारा पैसा तो रिकवर हो गया। तो जब तक बिल्डर का पैसा रिकवर नहीं हो रहा है वो आपको सब कुछ कराएंगे, डेफिनेटली दे विल प्ले, गिव यू ऑफर्स, गिव यू गिमिक्स। एक बार प्रॉपर्टी रेडी हो गई फिर वो भी हाथ खड़े कर देने वाला है। सो डोंट लुक एट दिस काइंड ऑफ ऑफर्स एंड थिंग्स। इमेजिन कि 2 साल 3 साल के बाद प्रॉपर्टी रेडी हो, उसके बाद क्या होगा मेरा। सो ऑल्सो लुक एट दोस थिंग्स। एंड एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो आपकी पर्सनल चॉइस क्या है कि इफ़ यू चूज़ गांधीनगर और अहमदाबाद, लाइक व्हाट इज़ सी आई एम बोर्न इन गांधीनगर, मैंने गांधीनगर का डेवलपमेंट 38 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ। तो फॉर मी गांधीनगर इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, बिकॉज अहमदाबाद में क्या है, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज लाइक साउथ अहमदाबाद, नॉर्थ अहमदाबाद, ईस्ट अहमदाबाद, वेस्ट अहमदाबाद, सेंट्रल अहमदाबाद, पोल वाला अहमदाबाद। सो पीपल आर कंफ्यूज कि भाई कहाँ जाए, और अहमदाबाद इज अ वेरी बिग एरिया। आप रिंग रोड का ही डायमेंशन देखो, 75 किलोमीटर लॉन्ग है। कहाँ जाएगा आदमी अहमदाबाद में अगर इन्वेस्टमेंट, तो यू टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया। बट व्हेन यू टॉक अबाउट गांधीनगर, वो तो बहुत ही छोटा एरिया है, प्लस इट्स अ कैपिटल सिटी, प्लस क्लोज टू गिफ्ट सिटी, प्लस इट्स अ डेवलपिंग एरिया। सो यहाँ पे प्राइस भी अहमदाबाद से कम है। अगर आप देखो हाईवे टच, एसजी हाईवे टच आप गांधीनगर में देखो तो आपको 4,000 स्क्वायर फीट पे मिल जाएगा अपार्टमेंट, 3,000 में मिल जाएगा। अगर वही एसजी हाईवे टच आप अहमदाबाद में जाओगे, जजिस बंगलो या अरे सॉरी एसबीआर या उस टाइम पे सिंधु बन रोड, या तो वहां पे आपको 8-9 हजार में भी नहीं मिलेगा। सो यू नो इफ यू वांट क्लोज टू अ गुड लोकेशन, गुड हाईवे, गुड लोकेशन, गांधीनगर इज द बेस्ट प्ले टू। बट अगेन एज आई सेड, यू हैव टू सिलेक्ट द बेंचमार्क कि आपको कौन सी चीज से नजदीक में रहना है। इफ समबडी इज कम्यूटिंग टू एसजी हाईवे, कम्यूटिंग टू एयरपोर्ट, फॉर हिम आई थिंक गांधीनगर इज अ बेटर एरिया, बिकॉज वो एयरपोर्ट फटाक से पहुंच जाएगा। बट अगर कोई बंदा, अगर ऑफिस उसका है मान लो सरखेज है, देन अगेन गांधीनगर इज नॉट गुड चॉइस फॉर हिम, बिकॉज सरखेज जाते जाते ही 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो जाता है। सो अगेन ये आपका बेंचमार्क क्या है, व्हाट इज योर एपी सेंटर, वो आपको फाइनलाइज करके ही प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए। बट इफ आई हैड 1 करोड़ रुपी टू इन्वेस्ट, आई विल डेफिनेटली गो इन गांधीनगर। मैं अहमदाबाद में नहीं डालूंगा उसको। ओके, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। ओके, ओके। सो अभी हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं जय भाई के साथ। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मनी और इन्फ्लुएंसिंग? Brand name. So influencing is more important to me to create my own personal brand name than money. ओके, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन? Instagram for sure, because LinkedIn में इतना ठीक है, it's good for personal branding, for I think you to reach more people, Instagram is the best platform. ओके, द वन बिजनेस रूल दैट यू विल नेवर ब्रेक? Always don't break trust of your customers, and always make sure that customers are happy. ओके, इफ नॉट रियल एस्टेट देन व्हाट वुड, लाइक आप कौन सी? Definitely sales field, maybe some another sales field, but definitely sales field, or probably sports, probably in sports. I think so. Yeah. ओके, बेस्ट एडवाइस यू एवर गेट, लाइक आपको? मुझे I ever got, the best advice I ever got is like trust the process, don't be disheartened अगर कुछ failure हो रहा है तो always trust the process, trust the God, and make sure that you're working hard towards your goal every single day. ओके, द बेस्ट बुक यू हैव एवर रीड? Never Split the Difference by Chris Voss is the amazing book for how to deal, how to do negotiations and how to deal with people who are too much negotiating. Best book. ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्लेक्स? My biggest flack is I have done everything. कोई बोल नहीं सकता है, मतलब सोसाइटी कांट टेल मी एनीथिंग। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने एमबीए भी कर लिया, मैंने जॉब भी कर ली, बिजनेस भी कर लिया, इन्फ्लुएंसिंग भी बन गए, ब्लॉगर भी कर लिया। मतलब द फ्लेक्स थिंग, आई एम ऑल्सो अ वेरी हार्ड कोर ट्रैवलर, सो आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 25 कंट्रीज। सो फॉर मी द बिगेस्ट फ्लेक्स इज आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, एनी टॉपिक यू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट। सो दैट्स माय बिगेस्ट फ्लेक्स। ओके, ओके, डिस्क्राइब जय पुरोहित इन वन वर्ड? आई वुड से
unpredictable. Okay. Yeah, nobody can predict me what I'm going to do next. Okay. 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 Thank you so much. आप यहाँ पे Thank आए you very बहुत much अच्छा for लगा। having me on your podcast. Okay. Thank you.